Welcome, guys. Welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture, we will discuss about the Jharkhand GK 7 JPSC PT and main syllabus that पढ़ा शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, उराव और कई जनजातीय शासन व्यवस्थाओं के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें असुर, भील और अब इसी चर्चा के परिचर्चा में मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे कि कभी भी निराश न हो। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम्पटेरिया। नाउ आई विल स्टार्ट माई लेक्चर दैट जनजाति प्रशासन में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसको कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विश्व की प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन प्रणाली मुंडा मान की व्यवस्था कहलाती है। मुंडा मान की व्यवस्था में पट्टी पंचायत या परहा पंचायत का गठन कितने ग्राम समूह को मिलाकर किया जाता है? 15 से 20 ग्राम समूह को मिलाकर किया जाता है। मुंडा मान की व्यवस्था में डाकुओं का कार्य क्या है? मुंडा मान की व्यवस्था में डाकुओं का कार्य है संदेश संप्रेषण करना। मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को दी गई कर मुक्त भूमि क्या कहलाती है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को दी गई कर मुक्त भूमि डाली कटारी कहलाती है। किस जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था को खूट कट्टी प्रथा का नाम दिया गया है? मुंडा मान की शासन व्यवस्था में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता है? इसको हाथू मुंडा कहा जाता है। कर्ता, दीवान, कोतवाल, पांडे किस पदधारक के सहयोगी अधिकारी हैं? ये हैं परहा राजा। खूंटकट्टी ग्राम में पनभरा किसका सहयोगी होता है? ये पहान का सहयोगी होता है। किस काल में मुंडा मान की व्यवस्था भुइंहरी व्यवस्था के नाम से जाना जाने लगा था? नागवंशी काल में। मुंडा मान की क्षेत्र में जागीरदारी प्रथा का उदय किस शासन काल की विशेषता थी? ये मुगल काल की विशेषता थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागवंशी शासन व्यवस्था में भंडारी, बख्शी, घटवाल जैसे अधिकारी किस स्तर पर नियुक्त किए जाते थे? ये ग्राम स्तर पर नियुक्त किए जाते थे। नागवंशी शासन व्यवस्था में वित्तीय मामलों का प्रमुख क्या कहलाता था? ये दीवान कहलाता था। किस शासन व्यवस्था में प्राचीनतम कहावत है कि पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है? ये पढ़ा शासन प्रणाली में कहा गया है। पढ़ा शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? ये उराव जनजाति से है। पढ़ा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा को दी गई कर मुक्त भूमि क्या कहलाती है? ये मझियस भूमि कहलाती है। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ा शासन व्यवस्था में ग्राम प्रमुख क्या कहलाता है? ये महतो कहलाता है। संथाल जनजाति की ग्राम सभा क्या कहलाती है? मोड़े होड़। संथालों की पारंपरिक शासन व्यवस्था माझी परगनैत किस जनजाति से ग्रहित की गई है? ये सौरिया पहाड़ी से संग्रहित की गई है। धीरा पंचायत का प्रमुख सभापति क्या कहलाता है? ये ढंडिया कहलाता है। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में तिंजौकड़ का कार्य क्या है? इसका कार्य है आय व्यय का लेखा जोखा रखना। गौड़ जनजाति के पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? ये सयाना कहलाता है। खरवार जाति की अंतर ग्रामीण पंचायत क्या कहलाती है? ये चट्टी, पचौरा या सतौरा कहलाती है। किस जनजाति में ग्रामीण विवादों के निपटारों हेतु सामुदायिक परिषद गठित की जाती है, जिसका संचालन नायक करता है? तो ये बंजारा जनजाति में की जाती है। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज जो टॉपिक है झारखंड का इतिहास और इसके ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि झारखंड को किस किस नाम से, किस ऐतिहासिक काल में किस प्रकार से पहचाना गया। तो हम ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार झारखंड के इतिहास को बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन करने जा रहे हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार उपकरण, हथियार, अभिलेख, शिलालेख, चित्रकला, सिक्के, स्थापत्य और मूर्ति के कारण हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि किस प्रकार से, किस काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, झारखंड के किस क्षेत्र में कौन से पत्थर पाए गए, कौन से पुरातात्विक अभिलेख पाए गए, उसकी हम चर्चा करेंगे। सिंह भूम जो है ये 1 लाख ईसा पूर्व पाषाण उपकरण और औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। झरिया से पूरा पाषाण कालीन पत्थर की कुल्हाड़ी और भाला जैसे औजार मिले थे, और बोकारो से पूरा पाषाण कालीन हस्त कुठार मिला था। हजारीबाग से पूरा पाषाण कालीन हस्त कुठार और खुरचनी के अवशेष मिले थे। चक्रधरपुर से नव पाषाण कालीन चाकू नुमा धारदार पत्थर मिला था।
और बारूदी से पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, कुदाल, छेनी, इस प्रकार के औजार मिले थे। बसिया जो कि गुमला का स्थल है, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और बूढ़ाडी तमाड़ के निकट है और इस स्थान से सुंदर कुल्हाड़ा प्राप्त हुआ है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि किन अभिलेखों में और किन शिलालेखों में झारखंड का वर्णन किया गया है। तो प्रथम इस क्रम में सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख अशोक का 13वां शिलालेख में झारखंड को आटविक क्षेत्र कह के इसका वर्णन किया गया है और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में झारखंड को मुरुंड देश के रूप में जाना जाता है और महेंद्रपाल की इटखोरी शिलालेख में हजारीबाग में स्थित है ये इटखोरी जगह, तो इसको पाल वंश के प्रभाव को ये दर्शाता है। ताम्रपत अभिलेख में जो कि 13वीं सदी का है, उड़ीसा के शासकों का है और इस शिलालेख में पहली बार छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द को प्रयोग किया गया था, यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। इस प्रकार से गढ़वाल शासकों के शिलालेख में पलामू क्षेत्र से प्राप्त होता है, उसे मान राजा से संबंधित है। और बोडेया मंदिर अभिलेख जो कि रांची के बोडेया गांव में है, ये 1727 ईस्वी में निर्मित है। इस मंदिर के दीवारों पर भी ऐतिहासिक वर्णन मिलते हैं। इस प्रकार से स्थापत्य मूर्तियों की बात करें तो पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है। इस पहाड़ी पर कई जैन तीर्थंकर की मूर्तियां और मंदिर निर्मित किए गए हैं। और बाबूसराय जो कि सिंहभूम स्थित इस स्थान से 7वीं 8वीं शताब्दी के कई हिंदू देवी देवताओं और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त होती है। और दुमदुमा से जो कि हजारीबाग में पाया जाता है ये स्थल, इस जगह से पालकालीन मूर्तियां मिली हैं। खुखरागढ़ जो कि रांची के बेड़ो प्रखंड में है, इस स्थान से 14वीं शताब्दी के मिट्टी के बर्तन और ईंटों से निर्मित मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। चतरा जिले के प्रतापपुर जगह से मुगलकालीन कुंपा किला के अवशेष मिले हैं और हंटरगंज में स्थित कोलुआ पहाड़ से एक मध्यकालीन दुर्ग का अवशेष मिला है, इसमें हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। और रांची से कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं, सिंहभूम से रोमन सम्राट के सिक्के मिले हैं, चाईबासा से इंडो सीथियन राजाओं के सिक्के मिले हैं। इस प्रकार से हम ऐतिहासिक स्रोतों की चर्चा करें तो प्राचीन काल में ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऐतरेय ब्राह्मण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, महाभारत, टालिमी, फायान, वेनसांग, राजपूत कालीन संस्कृति साहित्य में झारखंड की सभ्यता संस्कृति का वर्णन प्राप्त होता है। और मध्यकालीन स्रोतों की बात करें तो इसमें कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में झारखंड का वर्णन है। इसके अलावा हफीफ की शम्स ए सिराज, सलीमुल्लाह की तारीख फिरोज शाही और गुलाम हुसैन की तारीख बांग्ला, जहांगीर की आत्मकथा, सियार उल मुतखरीन और शाहबाज खां की तुझ ए जहांगीरी और अब्दुल की मथिर उल उमरा और मिर्जा नाथ की बहरिस्तान ए गैबो, इस प्रकार की रचनाएं झारखंड की सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास का वर्णन काफ़ी प्रचुरता से प्रस्तुत कर रहे हैं। और आधुनिक काल की अगर चर्चा करें तो इस काल में W.W. हंटर और डाल्टन जैसे अधिकारियों के लेख, मिशनरी संस्थाओं के भी लेखाकार, विलियम इरविन, जॉन बैप्टिस्ट जैसे विदेशी यात्रियों के विवरण इतिहास जानने के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो कि झारखंड की प्रामाणिकता को प्रमाणित करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जिला हजारीबाग में इसको स्थान है, यहाँ से क्या अवशेष मिला है। तो यहाँ से मानव द्वारा निर्मित चित्र दीर्घा, भूल भुलैया आकृति और गढ़वा के भगवान भवनाथपुर से प्राकृतिक ऐतिहासिक आखेट का चित्र और हिरण भैंसा आदि पशु के प्राकृतिक गुफा और पलामू जगह से पाषाण काल के तीनों चरणों के पाषाण के उपकरण मिलते हैं। और सिंहभूम के बारूडी से हस्त निर्मित मृदभांड और कुल्हाड़ी पत्थर का रिंग, सिंहभूम में बानाघाट से नवपाषाण कालीन पत्थर, काले रंग की मृदभांड और रांची के बहुत ही पॉपुलर जगह है नामकुम, यहाँ से तांबे और लोहे के औजार और बाण के फलकों को प्राप्त किया गया है। लोहरदगा से कांसे का प्याला और रांची के मुरंद स्थान से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है। लूपगढ़ी से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष और हजारीबाग के बाहर गंडा से तांबे की खानें मिली हैं। इस प्रकार से हम अब चर्चा करेंगे कि इतिहास में झारखंड को किस नाम से किस प्रकार से बुलाया गया। तो सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोतों में हम प्राचीन काल के ऐतिहासिक स्रोतों से झारखंड के नामों की चर्चा करते हैं, जिसमें ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र और वायु पुराण, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड
और भागवत पुराण में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश के नाम से झारखंड की चर्चा की जाती है। महाभारत में इसको पुंडरिक देश या तो पशुओं की भूमि के नाम से, और अशोक के अभिलेख में अटावी के नाम से, टालमी के अनुसार मुंडल और फायान कुक्कटलाड, और वेनसांग ने किना सुफालाना या कर्ण सुवर्ण के नाम से, और पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश के नाम से जाना जाता है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र, तारीख फिरोज शाही, तारीख बांग्ला, सियार उल मुख्तरीन, अकबरनामा, कबीर और जायसी की रचनाओं में ये अपने मूल नाम झारखंड से ही लिखा हुआ पाया गया है। और मुगल काल में तुझ के जहांगीरी में खुखरा या कुकरा के नाम से झारखंड का वर्णन मिलता है। और आधुनिक काल में, जबकि विशेषकर ब्रिटिश कंपनी काल में इस क्षेत्र को छोटा नागपुर के नाम से काफ़ी प्रचलित रहा। इस प्रकार से झारखंड के इतिहास को हम इस स्रोतों के अनुसार हम इस प्रकार से जान सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि किस युग में झारखंड को कौन कौन से युग में बांटा गया, किस युग में, जैसे ताम्र युग है, कांस्य युग है, लौह युग है। तो ताम्र युग के अनुसार 4000 BC से 1000 BC के बीच इसका विकास हुआ था। और मानव प्रयोग लाई गई सबसे पहली धातु जो थी वो तांबा थी। और झारखंड में तांबा धातु का सबसे बड़ा केंद्र सिंहभूम था। झारखंड की असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजातियाँ तांबे को गलाती थीं और उसके उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। और अगर बात करें तो झारखंड के कई स्थानों में से तांबों की कुल्हाड़ी और हजारीबाग के बाहर गोड़ा से इस काल की 49 से अधिक तांबे की खान प्राप्त हुई है। अब कांस्य युग की चर्चा करें तो इसका निर्माण तांबा और टीन के मिश्रित करने से कांस्य का निर्माण होता है। और भारतीय कांस्य का निर्माण संभवतः 3500 BC के बाद प्रारंभ हुआ। और सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता का बहुत ही अनुपम उदाहरण है। और कांस्य औजारों का सर्वप्रथम निर्माण छोटा नागपुर क्षेत्र में ही हुआ और इसके श्रेय असुर एवं बिरजिया जनजाति को ही जाता है। लौह युग की बात करें तो भारत में लौह युग की शुरुआत 1000 BC में हुआ और इसके प्राचीनतम अवशेष जो है उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा से मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले झारखंड की असुर और बिरजिया जनजाति ने लौह उपकरण बनाने की कला शुरू की थी। और ये मानते हैं कि झारखंड की असुर जनजाति के लोग 2500 ईसा पूर्व में ही लोहे का प्रयोग करने लगे थे। इस प्रकार से जनजातियाँ उत्कृष्ट लौह तकनीकी उत्पादन में दक्ष थीं और इसके द्वारा बनाए गए उपकरण की मांग मगध सहित विश्व भर में थी, क्योंकि असुर द्वारा निर्मित लोहे मेसोपोटामिया सभ्यता के शहर दमिश्क में भी तलवार निर्माण के लिए ये अपने लोहे को भेजते थे। अब अगर हम वैदिक काल की बात कर ले तो ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट प्रदेश और झारखंड के रहने वाले लोगों को अनार्य कहा गया है। वैदिक काल में छोटा नागपुर के घने जंगलों में असुर, बिरजिया, खड़िया, बिरहोर जैसी जातियां निवास करती थी। इसके अनुसार किक्कट प्रदेश के लोग पशुचारक थे और खेती नहीं करते थे, यज्ञ हवन आदि से दूर ही रहते थे। अथर्ववेद में झारखंड के लोगों को ब्रात्य का मतलब होता है निम्न या तो बंजारा जाति, इस प्रकार संबोधित किया गया है। और इसके अनुसार उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार इस क्षेत्र तक हो चुका था और वे स्थानीय लोगों को दीक्षित करने के लिए वन में भी जाते थे। एथरे ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र प्रदेश कहा गया है, जबकि वैदिक साहित्य में ही संथाल परगना के क्षेत्र को सूर्य देश कहकर संबोधित किया गया है। महाजनपद काल में झारखंड 600 से 400 BC के बीच महाजनपद का काल था। इस दौरान उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली मगध निकला। इसमें 15 अन्य महाजनपदों को पराजित करके मगध में मिला लिया था। झारखंड मगध साम्राज्य का दक्षिणी भाग था और इस क्षेत्र पर बृहद्रथ वंश के राजा जरासंध का अधिकार था। झारखंड में नंद वंश के राजाओं ने हस्ती सेना के लिए हाथी प्राप्त किया, जो मगध की निर्णायक सेना थी, और कृषि कार्य, हथियार निर्माण, परिवहन के लिए लोहा प्राप्त किया, जो मगध के उत्कर्ष में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और नंदों की सेना में जनजातीय समाज के लोगों का बड़े पैमाने पर भर्ती किया गया था। इसके बाद धर्म सुधार काल और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम ये जानेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण अवशेष पाए गए हैं और उसके हिसाब से भी यहाँ कई नामकरण हुए हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों की चर्चा करते हैं जिसमें जैन धर्म से जुड़े स्थान और उनके महत्वपूर्ण अवशेषों की चर्चा करेंगे। गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी है, इसे जैन धर्म का मक्का कहते हैं। यहाँ जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकर आए और निर्माण प्राप्त किए। निर्माण प्राप्त करने के वाले अंतिम तीर्थकर जो पार्श्वनाथ थे, जिनके नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी कहा गया। गिरिडीह के मधुबन में श्वेतांबर जैनियों का तीर्थ स्थल है और धनबाद के मानभूम में जैन संप्रदाय का सबसे महान सांस्कृतिक केंद्र था। इसके बाद नदी घाटी क्षेत्र दामोदर और कसाई में जैन धर्म के कई प्रकार के अवशेष मिले हैं और पलामू के हनुमान गांव में पूजा स्थल मिलते हैं जैन धर्म के, और चतरा के कोल्हुआ पहाड़ में पार्श्वनाथ के पदचिन्ह मिले हैं। और साथ ही जैनियों के 9
सर्प छत्र युक्त प्रतिमाएं भी मिली हैं। सिंहभूम के बेनुसागर में 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियां मिली हैं। सिंहभूम के जैन धर्मावलंबियों को सरक के नाम से जाना जाता है, जो श्रावक का अपभ्रंश है, जिसका मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, जो अपभ्रंश को बोलते, तो श्रावक मिले हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म के झारखंड के अवशेषों की तुलना करें तो चतरा जिले के इटखोरी जगह पे कोटेश्वर नाथ का स्तूप मिला है, और धनबाद के दलसी स्थान से बौद्ध स्मारक मिला है, और धनबाद के ही बुद्धपुर से कसाई नदी के किनारे बुद्धेश्वर मंदिर प्राप्त हुआ है। और पलामू में जो मूर्तियां मिली उसमें सांची स्तूप के तर्ज पर एक सिंह शीर्ष आकृति मिली है, और गढ़वा के करुआ में बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। हजारीबाग के सूर्य कुंड में बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। प्रस्तर मूर्ति का मतलब होता है कि पत्थर जैसा। और खूंटी के बलवा दाग में बौद्ध विहार के भी अवशेष मिले हैं, और गुमला के कटुंगा में बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। और पुरातात्विक चीज़ों की बात करें तो जमशेदपुर, जो कि पूर्वी सिंहभूम कहलाता है, उसके पटम्बा से बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली हैं। और सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा की इष्ट देवी, जो कि तारा देवी हैं, उनकी मूर्ति मिली है, जिसे वर्तमान में रांची संग्रहालय में रख दिया गया है। और गुमला के घोलमारा में पत्थर की एक बुद्ध की खंडित मूर्ति मिली है। इस प्रकार से आज हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म के अवशेषों, स्रोतों के माध्यम से झारखंड के परिचय को और झारखंड के इतिहास को प्राचीन पुरातात्विक अवशेषों के हिसाब से और वेद, अरण्यक, ब्राह्मणों के हिसाब से हमने झारखंड की उत्पत्ति, उद्भव और उसके नामकरण को देखा। तो गाइज़, आज के लेक्चर्स यहीं तक, और मेरे लेक्चर्स अनवरत आते रहेंगे। 7 JPSC PT और मेंस के लिए बहुत ही धारा प्रभाव, बहुत ही सुसज्जित लेक्चर्स मैं आगे भी दूंगा। तो मेरे चैनल का नाम है कॉमटेरिया। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। कॉमटेरिया का लक्ष्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। धन्यवाद।